हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमने पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था नवंबर 23 अटेम्प्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से इसके रिक्वायर्ड पार्ट पर आते हैं दोस्तों। चलिए, क्या बोल रहे हैं दोस्तों फर्स्ट एमसीक्यू में, वेदर BIL हैज़ करेक्टली कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट एज पर इंड AS 23 अज्यूमिंग दैट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मतलब किससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों? इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की बात कर रहा है और इन्होंने कॉन्सेप्ट का नाम तो क्वेश्चन में ही मैंशन कर दिया, इंड AS 23 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंशन कर लेते हैं इंड AS 23। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। वेदर व्यू ऑफ लीगल डिपार्टमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिडक्शन अवेलेबल टू द कंपनी अंडर सेक्शन 80M ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, सेक्शन 80M का क्वेश्चन है DT में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। Which of the following statement appropriately indicates the transaction between BIL and SISMA Incorporation as per the provision of the Income Tax Act 1961? मतलब BIL और सिस्मा के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम इनकम टैक्स में क्या नाम देंगे? तो अगर आप इसके ऑप्शंस रीड करोगे तो ऑप्शन में आपको एसोसिएट एंटरप्राइजेस वर्ड दिखेगा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग वर्ड भी आपको नज़र आएगा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो इनको देखकर हमको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये DT के ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, हमको आता होगा वो चैप्टर तो हम अटेम्प्ट करेंगे केस स्टडी, वरना नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिकमेंड टू द ऑडिटर दैट शुड बी गिवन इन रिलेशन टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंडीशन। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ पर दिया जाता है दोस्तों? CBLODR में दिया जाता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों? CBLODR से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या पूछते हैं, कंसिडरिंग द डिटेल्स मेंशन इन एरिया 6 अबव द एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस विल बी। एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है हमें। ओके, सो कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। Recompute the EPS of the company for the financial year 22-23. Shares are usually included in the weighted average number of shares from the date consideration is receivable. What will be the date of inclusion in the following circumstances? ठीक है, मतलब इंड AS 33 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, FR का क्वेश्चन है इंड AS 33 का। ओके, आगे आते हैं दोस्तों। If BIL and SISMA incorporations are covered under transfer pricing and arm length price is required to be determined for their transaction, what will be the factors for the purpose of selecting the most appropriate method for determining most reliable measure of an arm length price? मतलब इन्होंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि BIL और सिस्मा के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम इनकम टैक्स में क्या नाम देंगे? इन्होंने ऑप्शन में हमको एसोसिएट एंटरप्राइज एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में बात करी। मतलब ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, कि क्या BIL और सिस्मा आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी क्या, और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे क्या? अगर हाँ, अगर होते हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में हमको इन्होंने क्या पूछा कि भाई फिर ऐसे केसेस में, एसोसिएट एंटरप्राइजेस के केसेस में जब हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हमको आर्म लेंथ प्राइस निकालना होता है ना, आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये बोलते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, किस मेथड से हमको अपना आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं, वो फैक्टर्स हमको बताने हैं। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आर्म लेंथ प्राइस हमको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, हमको इनको क्या बताना है, फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं दोस्तों,
For shares issued during the year, whether company is required to submit any statement to stock exchange under SEBI LODR regulations 2015, which authority of the company should review those filings. यानी ये भी SEBI LODR से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, SEBI LODR से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. कौन सी फाइलिंग्स स्टॉक एक्सचेंज में भेजनी होती हैं सिक्योरिटीज से रिलेटेड, ऐसा ये पूछ रहे हैं, ठीक है. चलो अभी क्या करते हैं, अभी फटाफट से केस स्टडी रीड करने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. एंड इस केस स्टडी में आप देखोगे ना तो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया 1, एरिया 2, यानी वो जो केसेस वाली पैराग्राफ फॉर्म की केस स्टडी होती है उसी फॉर्मेट की केस स्टडी है. तो अब हमको क्या करना है ना, हम एरिया 1 से रीड करना स्टार्ट करेंगे. ऊपर के ये दोनों पैरास हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसमें हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है. सिर्फ 2 लाइन ऊपर की पढ़ लो ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि कंपनी कौन है, कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई और किस बिजनेस में एंगेज्ड है. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि GK NH & Company LLP, chartered accountant firm, a 5-decade-old CA firm, is headquartered in Mumbai and has offices across cities in India. It caters to clients across diverse market segments, including industrial, infrastructure, blah 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 blah. ठीक है, मतलब अभी तो इन्होंने बता दिया एक CA फर्म के बारे में, लेकिन हमने क्वेश्चन में BIL वगैरह के बारे में पढ़ा था. BIL की इन्फॉर्मेशन इन्होंने सेकंड पैरा के स्टार्टिंग में दी हुई है. दैट बेंस इंडिया लिमिटेड यानी BIL एक लिस्टेड एंटिटी है दैट इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, हैज़ अपॉइंटेड द फर्म एज इट्स ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. आफ्टर इट्स ऑडिटर रिजाइन ड्यू टू सम नेगेटिव मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट BIL. मतलब हमारी ये जो BIL है, जो हमारी ये बिल्लो रानी है, इनका जो प्रीवियस ऑडिटर था वो इनको छोड़ के चला गया, रिज़ाइन करके चला गया. रीज़न क्या था कि बिल्लो रानी को लेकर के हमारी मीडिया ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स फ्रेम कर दिए थे, उसकी वजह से इनका प्रीवियस ऑडिटर छोड़ के चला गया. एंड जब इनका प्रीवियस ऑडिटर छोड़ के गया तो इन्होंने GK NH कंपनी एंड LLP को अपॉइंट किया एज अ न्यू ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ओके, अब इसके बाद क्या करना है, सीधे फटाफट से एरिया 1 पर आ जाओ. जो लिखा है ऊपर उसको बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं रीड करने की. फटाफट से एरिया 1 पर आते हैं. क्या लिखा है एरिया 1 में दोस्तों, BIL submitted to stock exchanges that it has constructed a new building for its factory premises. The new building construction started on 1st of April 2022 and was completed by March 31st, 2023. The expenditure incurred is as follows. एक्सपेंडिचर से रिलेटेड उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों, अप्रैल 22 में इन्होंने 1.5 करोड़ का खर्चा किया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए. अगस्त 22 में 1.5 करोड़ का खर्चा और किया. अक्टूबर 22 में इन्होंने 3.5 करोड़ का खर्चा किया है और जनवरी 23 में इन्होंने 1 करोड़ का खर्चा और किया. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए टोटल 8.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया हुआ है. ठीक है, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग BIL obtained a specific loan of 3 crore from its banker at an interest rate of 10% per annum, which was spent in April and August as mentioned above. यानी ये जो 1.5 करोड़ का खर्चा किया गया है, ये खर्चा किया गया है स्पेसिफिक लोन में से. ओके, इसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं ये, दैट द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स वर ₹20 crores at an interest rate of 11% per annum and 10 crores at an interest rate of 12% per annum. Company has capitalized interest of 80.99 lakh in its books of accounts. ठीक है, मतलब इतना समझ में तुमको आ गया ना इतना पढ़ के कि ये जो पूरा का पूरा पैरा इन्होंने दिया हुआ है, ये वो जो इंडेस 23 से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने स्पेसिफिक लोन लिया था 3 करोड़ रुपए का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. उनमें से इन्होंने ये 1.5 करोड़ का खर्चा किया. ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं कि इन्होंने जनरल लोन भी लिए हुए थे 20 करोड़ एंड 10 करोड़ का. 20 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगती थी 11% की और 10 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगती थी 12% पर एनम की. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो ये जो स्पेसिफिक बोरोइंग इन्होंने ली उसके अगेंस्ट जो इन्होंने खर्चा किया है ना,
पूरे 3 करोड़ का खर्चा इन्होंने कर दिया, तो स्पेसिफिक बोरोइंग के अगेंस्ट जो 3 करोड़ के ऊपर 10% की इंटरेस्ट रेट लगेगी, यानी कि 30 लाख की जो आपकी इंटरेस्ट रेट लग रही है, ये तो कंप्लीटली हमारी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ओके, इसके अलावा जो इन्होंने ये जनरल लोन लिए हुए हैं 20 करोड़ एंड 10 करोड़ के, इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी दोस्तों, इंटरेस्ट दोनों ही लोन में कितने रुपीस की पे हो रही है। फर्स्ट लोन 20 करोड़ रुपए का है, इस पे जा रही है इंटरेस्ट दोस्तों 11% की, यानी यहाँ पर अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट का तो कितना आएगा, ₹2.2 करोड़। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड लोन है 10 करोड़ का, इसकी इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम की, तो इसका अगर आप इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ₹1.2 करोड़। ओके, डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, यानी 20 करोड़ एंड 10 करोड़ रुपीज़। ओके, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ₹3.4 करोड़ डिवाइडेड बाय ₹30 करोड़, यानी परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो परसेंटेज टर्म में दोस्तों कितना आएगा, इट शैल बी 11.33%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो एक्सपेंडिचर हमने अक्टूबर एंड जनवरी के मंथ में किए हुए हैं ना, इनके ऊपर इंटरेस्ट लगाई जाएगी 11.33% की, यानी 3.5 करोड़ का जो हमने खर्चा अक्टूबर के मंथ में किया, इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कितनी होगी, 3.50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 11.33% मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने की इंटरेस्ट जाएगी दोस्तों, अक्टूबर टू मार्च की। कब से कब तक की, अक्टूबर टू मार्च की, यानी 6 मंथ्स की इंटरेस्ट लगेगी। ओके, डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो आप अमाउंट कैलकुलेट करो कितना आएगा, इट शैल बी 19.8275 लाख्स। ओके, इसके अलावा जनवरी 23 के मंथ में इन्होंने एक्सपेंडिचर किया 1 करोड़ का, इसके ऊपर भी 11.33% की इंटरेस्ट लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, एंड इन्होंने एक्सपेंडिचर जनवरी में किया, यानी कि सिर्फ 3 महीने की इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज्ड होगी। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2.8325 लाख्स। ओके, तो एक तो आपका ये वाली जो इंटरेस्ट है, ये वाली इंटरेस्ट एंड इसके अलावा 30 लाख्स, ये 3 इंटरेस्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज्ड होंगी। टोटल अगर आप इनका निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 52.66 लाख्स। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है कि मैम यहाँ पे 30 लाख्स हमने पूरा का पूरा क्यों कैपिटलाइज किया, ये जो 1.5 करोड़ का एक्सपेंस है ये तो अगस्त में हुआ है ना, तो हमको अगस्त से मार्च तक के पीरियड का यानी 8 महीनों से रिलेटेड ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए था इस 1.5 करोड़ के ऊपर। हमने पूरा का पूरा 30 लाख रुपया क्यों कैपिटलाइज किया दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में आपने एफआर में पढ़ा होगा कि ये जो स्पेसिफिक बोरोइंग करी जाती है ना, स्पेसिफिक बोरोइंग से रिलेटेड अगर हमने सारा का सारा खर्चा कर दिया है, सारा एक्सपेंस अगर हमने उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर कर दिया है, तो ऐसे केस में टाइम को इग्नोर करते हुए हम पूरी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है उस स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड, उस पूरी इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अगर आप लोग अपने एफआर के नोट्स निकाल के देखोगे ना तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ओके, सो 52.66 लाख्स का हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। इन्होंने कितना कैपिटलाइज किया था दोस्तों, 80.99 लाख्स का किया था, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट एरिया पर आते हैं दोस्तों। आगे ये लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी चेंज्ड एज फॉलोज। अप्रैल 1, 2022 को ओपनिंग बैलेंस था, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने दिए 10 लाख, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख इक्विटी शेयर्स आ रहे थे। ठीक है, एंड 1 अप्रैल 2022 को प्रेफरेंस शेयर्स भी आ रहे थे 10 रुपये ईच वाले, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने जुलाई 1, 2022 को इक्विटी शेयर्स इशू करे, 1 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करे। 1 जनवरी 2023 को इन्होंने बायबैक किया इक्विटी शेयर का, 50,000 शेयर्स को इन्होंने बायबैक किया है।
ओके इसके अलावा 1 जनवरी 2023 को इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम कर दिया एट 15 रुपीज़ ईच। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स जो इनके थे ना ये स्टार्टिंग में, इन पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर्स को इन्होंने रिडीम कर दिया, ठीक है। बट इन्होंने किया क्या कि ये प्रेफरेंस शेयर्स थे 10 रुपये की फेस वैल्यू के, उनको इन्होंने 15 रुपये पर रिडीम किया, यानी 5 रुपये पर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम इन्होंने पे किया है। ओके इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 31 मार्च 2023 को ये बोलते हैं कि इनके आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग बैलेंस रह गया इक्विटी शेयर का वो आ गया 10,50,000। कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं हम लोग। 10 लाख ओपनिंग था, 1 लाख इन्होंने और इशू करे यानी 11 लाख, 11 लाख में से 50,000 इन्होंने बायबैक कर लिए, तो कितने बचे 10,50,000, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये आगे क्या बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L आ रहा है 735 लाख का, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही है इनकी 2495 लाख्स की आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 lakhs चार्ज टू इट, EPS कैलकुलेटेड बाय द कंपनी इज 70, ठीक है। यानी इन्होंने हमसे EPS कैलकुलेट करने को बोला था ना एक क्वेश्चन में, तो वही जो इंड AS 33 है ना, इंड AS 33 से रिलेटेड ये लोग हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं EPS भी हम लोग हाल के साल। देखो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स कितना निकल के आएगा। प्रॉफिट इनका कितना आया इस साल का, 735 लाख का, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 5 लाख रुपए जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इन्होंने पे किया है, यानी ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम इन्होंने रिडम्पशन पर अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया, वो इन्होंने इस 735 लाख में से तो एडजस्ट नहीं किया। बट अगर आप देखोगे तो ये 5 लाख रुपए किसकी अंटी में गए, 5 लाख रुपए किसके पास गए दोस्तों, ये गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में, ठीक है। ये 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बिलोंग नहीं करते हैं ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 735 लाख का प्रॉफिट आ रहा है ना, इसमें से 5 लाख रुपीज़ को पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा, 735 लाख्स माइनस 5 लाख्स यानी 730 लाख्स का, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके तो अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, देखो ओपनिंग बैलेंस था इक्विटी शेयर्स का 10 लाख्स का, मतलब 10 लाख इक्विटी शेयर हमारे पास थे स्टार्टिंग में, तो इनको तो पूरी वेटेज प्रोवाइड करी जाएगी। ओके इसके बाद में इन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स और इशू करे, ये इन्होंने इशू करे थे 1 जुलाई 2022 को, तो इन 1 लाख इक्विटी शेयर्स को कितनी वेटेज मिलेगी दोस्तों, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ओके सो इनको वेटेज प्रोवाइड करवाई जाएगी 75,000 इक्विटी शेयर्स की। इसके बाद इन्होंने बायबैक किया शेयर्स का 1 जनवरी 2023 को, यानी यहाँ पे वेटेज कितनी प्रोवाइड कराई जाएगी 3 मंथ्स की। ओके तो ये कितना होगा दोस्तों 12,500 शेयर्स, इनको हम लोग रिड्यूस करेंगे। ओके इसके बाद हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे अपना वेटेड एवरेज क्लोजिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी 10 लाख प्लस 75,000 माइनस 12,500 यानी 10,62,500। ओके अब क्या करना है हमको कि इसको हम 730 लाख के प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे, यानी 730 लाख्स डिवाइडेड बाय 10.6250 lakhs, that is equal to ₹68.71 per share. Okay, this is the amount of EPS. Okay, समझ आया तुमको। आगे आते हैं दोस्तों, अगला इन्होंने क्या पूछा, आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इशू इन्होंने क्या दिया हुआ है, द मैनेजमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड सर्टिफिकेशन इन रिलेशन टू कंप्लायंस ऑफ corporate governance matters listed in SEBI LODR regulations. Though the other areas certification seem to be complied with, certain non-compliances were noted in relation to formation of various committees, and the audit team listed the following for further discussions. Okay, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सेबी LODR के हिसाब से ये जो इन्होंने कमिटीज़ के नेम दिए हुए हैं, ये कमिटीज़
प्रॉपरली फॉर्म्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं, या इनके फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने ऑडिट कमेटी का नाम बताया। इन्होंने बोला कि इसको चेयर कर रही है मिस समांथा, जो कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एंड ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं साल में 3 बार। ठीक है, तो अगर आप अब CBLODR रेगुलेशन को थोड़ा रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा दोस्तों कि ऑडिट कमेटी जो होती है ना, ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर CBLODR रेगुलेशन, समझे। एंड इनकी मीटिंग कम से कम साल में 4 बार होनी चाहिए। ओके, बट इनकी जो चेयरमैन है मीटिंग की, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ये तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सिर्फ। ओके, एंड दूसरा, मीटिंग भी इन्होंने साल में 4 बार कंडक्ट नहीं करवाई, सिर्फ 3 बार कंडक्ट करवाई है, तो इसीलिए ऑडिट कमेटी के फॉर्मेशन में तो गड़बड़ी है। ओके, ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन इनका इनकरेक्ट है। चलो आगे आते हैं। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में इन्होंने क्या बताया कि इनका चेयरमैन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एंड इनकी मीटिंग्स हुई है साल में 1 बार। ठीक है, अब आप CBLODR रेगुलेशन को अगर रिवाइज करोगे तो CBLODR रेगुलेशन में क्या बोला जाता है कि NRC का जो चेयरमैन होना चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एंड इन्होंने भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही अपना चेयरमैन अपॉइंट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ तो फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मीटिंग्स साल में कम से कम 1 मीटिंग तो कंडक्ट करवानी ही चाहिए NRC को, और इन्होंने भी 1 मीटिंग कंडक्ट करवाई है, तो इसीलिए NRC के फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। SRC की अगर आप बात करोगे तो SRC में इन्होंने बोला कि इनका चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और मीटिंग साल में इन लोगों की सिर्फ 1 बार हुई है। अब CBLODR रेगुलेशन क्या बोलता है दोस्तों, SRC का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए? दोस्तों, SRC का चेयरमैन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। SRC का चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, एंड इन्होंने भी एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है, तो यहाँ भी इन्होंने कोई पाप नहीं किया दोस्तों। और मीटिंग कम से कम साल में 1 बार कंडक्ट हो जानी चाहिए, और इन्होंने 1 बार मीटिंग कंडक्ट कर ली है, तो SRC का फॉर्मेशन भी करेक्ट है। गड़बड़ कहाँ इन्होंने करी? गड़बड़ करी है इन्होंने ऑडिट कमेटी के फॉर्मेशन में। ठीक है, समझ आया? चलो आगे आते हैं। एरिया 4 में इन्होंने क्या दिया हुआ है दोस्तों, BIL हैज़ सप्लाइड 10,000 मेट्रिक टन ऑफ केमिकल टू सिस्मा इनकॉर्पोरेशन इन लंडन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23. प्राइस पर मेट्रिक टन was ₹2,000. Management has treated this transaction as normal exports and was confident that this view will be accepted as it is by the income tax department as well. While reviewing the financial statement, it was found that book value of assets of BIL rupees 500 crores, market value of assets of BIL rupees 750 crore, liabilities outstanding in books is 135 crore. Excluding contingent liabilities, Sysma Incorporation has advanced loan of rupees 260 crore to BIL, and further CAM Limited, a foreign company, holds 25% share capital of both BIL and Sysma INC. सुनो, तुमको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि वो जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको वहाँ पे क्या डिटरमाइन करना था कि BIL और सिस्मा INC एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं है। ओके, अब ऐसे तो बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए होते हैं दोस्तों एसोसिएट एंटरप्राइज डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है ना, एक तो ये 25% शेयर कैपिटल होल्ड करने वाली और दूसरा लोन वगैरह देने वाली, इसको देख करके तुमको 2 कंडीशंस याद आएंगी। नंबर 1 कि अगर एक एंटिटी, सपोज दिस इज़ एन एंटिटी A, ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ में, सपोज B एंड C में 26% या उससे ज़्यादा के वोटिंग राइट्स अगर होल्ड करती है ना, तो ये जो 2 एंटिटीज़ हैं B और C, ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी एक कंडीशन क्या होती है दोस्तों, एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर मान लो एक कंपनी है A, ठीक है, इसने एक दूसरी कंपनी B को कुछ लोन प्रोवाइड किया। ओके, एंड ये जो लोन का अमाउंट है ना, ये लोन का अमाउंट इस B वाली कंपनी की बुक्स में जो टोटल एसेट्स आ रही हैं
इन टोटल एसेट्स की बुक वैल्यू के 50% से ज़्यादा है तो फिर ऐसे केस में हम ए और बी को आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो यहाँ क्या बोला जाता है, 26% या उससे ज़्यादा का वोटिंग राइट होल्ड करना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ अगर आप देखोगे तो कैम लिमिटेड ने सिस्मा और BIL दोनों में 25% की शेयर कैपिटल होल्ड करी हुई है, 25% से ज़्यादा की होल्ड नहीं करी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो मीट नहीं हो रही है। ओके, सेकेंड कंडीशन पर अगर हम आते हैं तो आप देखोगे कि सिस्मा इनकॉर्पोरेशन ने BIL को 260 करोड़ का लोन दिया। कितने का लोन दिया है दोस्तों? 260 करोड़ का। ठीक है, एंड BIL की बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कितनी आ रही है? 500 करोड़। ठीक है, तो क्या सिस्मा INC ने BIL को उसके बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स यानी कि 500 करोड़ के 50% से ज़्यादा का लोन दिया है क्या? 500 करोड़ का 50% यानी कि 250 करोड़। तो क्या सिस्मा इनकॉर्पोरेशन ने BIL को 250 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया है क्या? हाँ, उसने तो 260 करोड़ का लोन दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन मीट हो रही है दोस्तों, और BIL और सिस्मा INC को हम लोग एसोसिएट एंटरप्राइजेस मान लेंगे और इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। इसके बाद क्या बोलते हैं एरिया 5 में दोस्तों, ड्यूरिंग द ईयर BIL हैज़ रिसीव डिविडेंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नेम ऑफ द कंपनी TIL डोमेस्टिक कंपनी है, इससे 50 लाख का डिविडेंड रिसीव किया। MIL 100% सब्सिडरी, ये भी डोमेस्टिक कंपनी है, इससे 20 लाख का डिविडेंड रिसीव किया है। फोर्ज लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, इनसे 65 लाख का डिविडेंड रिसीव किया। बेंच ट्रस्ट जो कि एक रेसिडेंट ट्रस्ट है, इनसे 15 लाख का डिविडेंड इन्होंने रिसीव किया। एंड फिर 30 जून 2023 को BIL ने 200 लाख का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, BIL's legal team is of the view that it can claim deduction for dividends under section 80M for the Income Tax Act 1961 for an amount of rupees 20 lakhs being dividend received from the subsidiary and company followed the recommendation of the legal department. Okay, यानी कि इन्होंने सेक्शन 80M से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। अब सेक्शन 80M क्या होता है दोस्तों? सुनो कि अगर मान लो किसी कंपनी को डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, किसी भी कंपनी को डिविडेंड रिसीव हुआ है यानी कि उसकी डिविडेंड की इनकम हो रही है, तो ऐसे केस में क्या बोला जाता है कि इस डिविडेंड की इनकम पर टैक्स तो लगेगा, कंपनी को टैक्स तो भरना पड़ेगा, ये टैक्सेबल इनकम है। लेकिन सेक्शन 80M क्या बोलता है कि ये जो आपकी डिविडेंड की इनकम हुई है इसमें से हम आपको कुछ डिडक्शन क्लेम करने को अलाउ कर देंगे। कितना डिडक्शन? इन्होंने 2 लिमिट्स बताए। नंबर 1 इज़ जितना आप एक्चुअली में अपने शेयर होल्डर्स को आगे डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उतना, या फिर सेकंड इन्होंने लिमिट क्या बताई, जितना डिविडेंड आपको खुद रिसीव हुआ है विच एवर इज़ लोअर, इसमें से जो भी कम होगा ना उतने का हम आपको डिडक्शन क्लेम करने देंगे आपकी इस डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट। ठीक है, अब इनकी यानी कि बिल्लो रानी की डिविडेंड इनकम कितने की हुई दोस्तों? 50 लाख, 20 लाख, 65 लाख और 15 लाख, यानी टोटल 150 लाख की इनकी डिविडेंड की इनकम हुई। इसमें से सेक्शन 80M बोलेगा कि आपको हम डिडक्शन क्लेम करना अलाउ कर देंगे या तो जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को यानी 200 लाख, या फिर जितनी आपकी एक्चुअली में डिविडेंड की इनकम खुद हुई थी यानी 150 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। लोअर इज़ व्हाट? लोअर इज़ 150 लाख। इसीलिए सेक्शन 80M के तहत BIL को 150 लाख का डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने कितने का क्लेम किया है डिडक्शन? इन्होंने क्लेम किया 20 लाख का। ओके, सो ये भी इनकरेक्ट है। चलो आगे आ जाओ। एरिया 6 में क्या बोलते हैं दोस्तों? ये द कंपनी वांट्स टू एनालाइज इट्स ओवरहेड्स एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स, बजटेड, एक्चुअल। ओवरहेड इन्होंने दिए बजटेड 6000 के, एक्चुअली में 5800 के इनके ओवरहेड इनकर हुए। आउटपुट इन्होंने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का बजट बनाया था लेकिन एक्चुअली में इन्होंने 3200 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। डिलीवरी इन्होंने बजटेड
एक्सपेक्ट करी थी 30 एंड एक्चुअली में इन्होंने 28 डिलीवरीज दी. द ओवरहेड रिलेट्स टू द डिलीवरीज टू कस्टमर्स. ओके, यानी ये इस इन्फॉर्मेशन से क्या कहना चाह रहे हैं पहले ये समझते हैं. उसके बाद इन्होंने एरिया 6 से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्सपेंस वेराइंस कितना निकल कर के आएगा एंड इसके अलावा एफिशिएंसी वेराइंस कितना आएगा. ये दोनों चीज़ें हमको इनको कैलकुलेट करके देनी थी. ठीक है, तो पहले तो हम इस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग एक्सपेंस वेराइंस एंड एफिशिएंसी वेराइंस को समझेंगे. ओके, तो सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं कि नंबर 1 थिंग इज़ कि उन्होंने बजट बनाया था 3000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का. ओके, 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके ये 3000 यूनिट्स सेल करते एंड इन 3000 यूनिट्स को कस्टमर्स के पास डिलीवर करने में इनको 30 डिलीवरीज करनी पड़ती. इनका एक्सपेक्टेशन कितनी थी कि ये इन 3000 यूनिट्स को 30 बार में डिलीवर कर देंगे. ठीक है, यानी एक डिलीवरी में ये लोग 100 यूनिट्स को डिलीवर कर रहे हैं. ओके, एक्चुअल रिजल्ट्स में ये लोग क्या बता रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने 3000 की जगह 3200 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और सेल करे एंड इन 3200 यूनिट्स को कस्टमर्स के पास डिलीवर करवाने में इनको 28 डिलीवरीज लगी. यानी कि अगर आप कायदे से देखोगे तो इनका स्टैंडर्ड कितना था. इनका स्टैंडर्ड था एक डिलीवरी में 100 यूनिट्स को डिलीवर करने का. ओके, यानी अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो इनको 3200 यूनिट्स कस्टमर्स के पास डिलीवर करने में 32 डिलीवरीज लगती. ओके, बट इन्होंने तो 28 डिलीवरीज ही लगाई है, यानी इन्होंने 4 डिलीवरीज कम लगाई. ओके, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, दूसरी चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं कि इनके ये जो ओवरहेड रेट्स है ना, ये रिलेट करते हैं टू द डिलीवरीज टू कस्टमर्स. ऑल राइट, मतलब कि 30 डिलीवरी को करने की वजह से इनका 6000 रुपये का ओवरहेड एक्सपेंस लगता. इनका ऐसा बजट था. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि 28 डिलीवरीज इन्होंने करी और 28 डिलीवरीज करने की वजह से इनका 5800 का एक्सपेंस इनकर हुआ. मतलब अगर आप देखोगे तो 30 डिलीवरी में 6000 रुपये का ओवरहेड एक्सपेंस आ रहा था, यानी एक डिलीवरी करने की वजह से इनको 200 रुपये का ओवरहेड एक्सपेंस इनकर करना पड़ रहा था. ओके, तो 28 डिलीवरी करने की वजह से इनको 28 × 200 यानी कि ₹5600 का ओवरहेड एक्सपेंस इनकर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो 5800 रुपये का ओवरहेड एक्सपेंस इनकर किया, यानी 200 रुपये से इन्होंने खर्चा ज़्यादा इनकर किया है. ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो इन्होंने 200 रुपये का खर्चा ज़्यादा इनकर किया ना, इसी को हम बोलेंगे एक्सपेंस वेराइंस. ठीक है, तो एक्सपेंस वेराइंस इनका कितना आ जाएगा 200 एडवर्स. एडवर्स का मतलब क्या है कि इन्होंने ज़्यादा खर्चा किया. ओके, अगर कम खर्चा किया होता तो यहाँ पे एडवर्स की जगह क्या आता दोस्तों, फेवरेबल आ जाता. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सेकंड चीज़ क्या पूछी थी दोस्तों हमसे, इन्होंने पूछा था एफिशिएंसी वेराइंस कैलकुलेट करना है. ओके, सो एफिशिएंसी वेराइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी आउटपुट को अचीव करने में, किसी भी चीज़ को अचीव करने में अगर हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, अगर हम कम से कम टाइम लगाते हैं, तो इसका मतलब कि हमारी एफिशिएंसी जो है ना वो बेटर है. ठीक है, एंड वहीं अगर हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो मतलब हम लेस एफिशिएंट हैं. ओके, अब इन्होंने क्या किया ना, प्रेजेंट केस में अगर हम देखें तो जैसे 3000 यूनिट्स को डिलीवर करने में इनको 30 डिलीवरीज लगनी चाहिए थी, तो 3200 यूनिट्स को डिलीवर करने में इनको 32 डिलीवरीज करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ 28 डिलीवरीज में ही काम कर दिया, यानी कि ये लोग टाइम और रिसोर्सेज कम यूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब ये लोग एफिशिएंट तो हैं. ठीक है, लेकिन इस एफिशिएंसी को हम लोग अमाउंट में कैसे मेज़र करेंगे दोस्तों, मनी में कैसे मेज़र करेंगे. एक डिलीवरी की कॉस्ट आ रही थी 200 रुपये की. ठीक है, यानी इन्होंने 4 डिलीवरीज अगर कम करी हैं तो उसकी वजह से 4 डिलीवरीज के ऊपर जो कॉस्ट इनकर होती ना 200 रुपये पर डिलीवरी की, यानी 800 रुपये की कॉस्ट इन्होंने सेव करी. ओके, सो एफिशिएंसी वेराइंस कितना आ जाएगा दोस्तों, एफिशिएंसी वेराइंस आएगा ₹800 फेवरेबल.
ओके, समझ आया तुमको? आई होप कि तुमको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, मैं तुम्हें वहाँ पर भी समझा दूँगी। ठीक है, ये क्या है? ये एफिशिएंसी वेरिएंस है। ओके, इसके बाद आ जाओ दोस्तों, फटाफट से हम लोग टिक लगा देते हैं क्वेश्चंस में। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था कि बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट कितना कैपिटलाइज किया जाएगा। हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था दोस्तों, इधर आ जाओ, ये रहा 52.66 लाख। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग आंसर को। यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला था ATM में डिडक्शन कितना मिलेगा। डिडक्शन का अमाउंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, 150 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन शैल बी डी, 150 लाख। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर फटाफट। यस, डी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था कि BIL और सिस्मा एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल मानी जाएंगी। ऑप्शंस में इन्होंने क्या दिया दोस्तों? BIL एंड सिस्मा इनकॉर्पोरेशन विल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज एज सब्सटेंशियल वोटिंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय कैम लिमिटेड। नॉट एट ऑल। सब्सटेंशियल वोटिंग पावर का मतलब 26% और मोर वोट्स। ठीक है, लेकिन कैम लिमिटेड तो सिर्फ 25% होल्ड करती थी ना, तो इसलिए सब्सटेंशियल वोटिंग पावर वाली कंडीशन को हम लोग मीट नहीं कर रहे थे। हम लोग BIL और सिस्मा को एसोसिएट एंटरप्राइज क्यों मान रहे थे? क्योंकि सिस्मा INC ने लोन दिया हुआ था BIL की बुक वैल्यू ऑफ असेट के 50% से ज़्यादा का। ओके, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पर आ जाओ, BIL एंड सिस्मा इनकॉर्पोरेशन विल नॉट बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइजेस। इनकरेक्ट। सी पे आ जाओ, BIL and Sysma Incorporation will be deemed to be associate enterprises as loan advanced by the Sysma Incorporation is more than the specified percentage of book value of total assets of BIL, even though substantial voting power is not controlled by CAM Limited, and thus transfer pricing provisions will get attracted for the transaction. Absolutely correct option. चेक कर लेते हैं दोस्तों आंसर। यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में इन्होंने क्या पूछा था? व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिकमेंड द ऑडिटर दैट शुड बी गिवन इन रिलेशन टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंडीशन। इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए? दैट ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी इज़ नॉट चेयर्ड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब वो जो इन्होंने हमसे कमिटीज़ के फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी ना, उसमें हमने देखा था कि ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन करेक्ट नहीं था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि ऑडिट कमेटी और SRC का फॉर्मेशन इनकरेक्ट था। दोनों का इनकरेक्ट नहीं था, सिर्फ ऑडिट कमेटी का इनकरेक्ट था, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बी पर आ जाओ, ऑडिट कमेटी इज़ नॉट चेयर्ड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मीटिंग्स held are less than the number of times prescribed by the CBLODR regulation. Absolutely correct option. इसी की वजह से तो ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन इनकरेक्ट था ना, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था? एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना होगा। हम लोगों ने कितना निकाला था दोस्तों? एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था 800 फेवरेबल एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने कितना कैलकुलेट किया था? 200 एडवर्स। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। या एक्सपेंडिचर वेरिएंस 200 एडवर्स एंड एफिशिएंसी वेरिएंस 800 फेवरेबल। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। यस, ठीक है, अब क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने क्या पूछा था इस वाले क्वेश्चन में कि अगर BIL और सिस्मा एसोसिएट एंटरप्राइज होती हैं और उनके ऊपर ट्रांसफ़र प्राइसिंग और आर्म लेंथ प्राइस वगैरह के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी वाली मैम अच्छी है। मैम मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। ओके, तो क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं दोस्तों? देखो,
नंबर 1 हमको क्या देखना है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस इंटरनेशनल एंटिटी के साथ में, हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में, उसका नेचर एंड क्लास क्या है, किस तरीके का ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा कि वो जो एंटरप्राइज है, जो हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज है, उसका नेचर या क्लास कैसा है। ओके इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि जिस मेथड को हम अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं उस मेथड से रिलेटेड डेटा हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, एंड उस मेथड को अप्लाई करने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा रिलायबल है या नहीं है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम क्या देखेंगे दोस्तों कि जो ट्रांजैक्शन हमने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में किया है उसी से मिलता जुलता कोई अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, एंड अगर अवेलेबल है तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस इजीली कंपेरेबल है या नहीं है। ओके इनकी कंपेरेबिलिटी के हिसाब से हम लोग अपना मेथड भी डिटरमाइन करेंगे आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा क्या फैक्टर कंसीडर करना होता है दोस्तों, दैट जो एडजस्टमेंट हमको करने हैं इन दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी कि जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल है एंड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ किया, उनके बीच में जो एडजस्टमेंट हमको करने हैं वो एडजस्टमेंट्स जिस भी मेथड से मोर रिलायबली एंड मोर एक्यूरेटली हम लोग कर पाएंगे उस मेथड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग को क्या देखना है कि जिस भी मेथड को हम अप्लाई करने वाले हैं उस मेथड में अगर हमको कुछ अजम्पशंस वगैरह लेने हैं तो वो अजम्पशंस हम कितने रिलायबली ले पा रहे हैं ये भी डिटरमाइन करेगा कि वो मेथड को अप्लाई करना एप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैंने क्या बोला कि नंबर 1 तो ये देख लो कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एंटिटी के साथ में वो ट्रांजैक्शन कैसा है, जिस एंटिटी के साथ वो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उस एसोसिएट एंटरप्राइज का नेचर एंड क्लास कैसा है। तीसरा कि जो मेथड हम अप्लाई करने का सोच रहे हैं उस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास डेटा वगैरह भी अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल डेटा रिलायबल है या नहीं है। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के बीच में, तो वो एडजस्टमेंट्स हम लोग रिलायबली एंड एक्यूरेटली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर मेथड से जिसको हम अडॉप्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हमने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में किया है, इसके अलावा जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है उन दोनों की डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी कितनी है, हम उनको इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड हम लोग इसके अलावा लास्ट क्या देखेंगे दोस्तों कि उस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करने के लिए जो अजम्पशंस हमको लेने पड़ रहे हैं वो अजम्पशंस कितने रिलायबल हैं एंड उन अजम्पशंस का नेचर एंड एक्सटेंट कितना है। ठीक है, आंसर मैं आप लोगों को एक बार चेक करवा देती हूँ इसका। अच्छा, इसमें अभी ईपीएस वाला क्वेश्चन रह गया, चलो कोई नहीं, पहले मैंने 7th वाला करवा दिया है तो 7th का आंसर चेक करवा देती हूँ आपको। यस, क्या बोला इन्होंने यहाँ पर दोस्तों, फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मोस्ट रिलायबल measure of arm length price, the following factors should be taken into account: nature class of international transaction, classes of associate enterprises, availability, coverage, reliability of data necessary for application of method, degree of comparability existing between international transaction and uncontrolled transaction, the extent to which reliable and accurate adjustment can be made to account for the difference, if any, between international transaction and the comparable uncontrolled transaction, the nature, extent and reliability of assumptions required to be made in application of a method. ओके, सारी वही चीज़ें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं एंड इजीली आपको ये अपने डीटी के आपको अपना जो डीटी का मॉड्यूल है ना उसमें ये वाला पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं, छूट गया वो ऊपर हमसे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में इन्होंने ईपीएस कैलकुलेट करने को बोला था। ईपीएस हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, कितना आया था दोस्तों ईपीएस, या ईपीएस हमारा आया था 68.71 का। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, 68.71। ठीक है, इसके बाद इन्होंने हमसे क्या पूछा था बी पार्ट में दोस्तों, कि ये जो इन्होंने केसेस दिए हुए हैं इन सभी केसेस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए किस डेट को कंसीडर किया जाएगा।
डेट ऑफ इंक्लूजन क्या मानी जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा हुआ है इसमें, शेयर्स इशूड ऑन द वॉलंटरी री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कि नॉर्मल जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके डिविडेंड के बदले हमने क्या बोला कि आप डिविडेंड मत लो, डिविडेंड के अमाउंट जितना हम आपको शेयर्स इशू कर देंगे। तो ऐसे केस में जब हम वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सी डेट कंसिडर करी जाएगी एज द डेट ऑफ इशूएंस। तो कौन सी डेट कंसिडर करी जाएगी दोस्तों, बहुत सिंपल है, जिस दिन डिविडेंड री इन्वेस्ट किया हमने शेयर्स में वही वाली जो डेट है, जिस दिन डिविडेंड को हमने री इन्वेस्ट किया है ना शेयर्स में, वही वाली जो डेट है वही डेट हमारी डेट ऑफ इंक्लूजन मान ली जाएगी। ओके इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, दैट शेयर्स इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स। मतलब कोई डेट इंस्ट्रूमेंट था उसको हमने कन्वर्ट करवा दिया टू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ऐसे केस में इस डेट इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिंसिपल या जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट ड्यू हो रहा था ना जिस डेट पर, वो वाली जो डेट है उस डेट को हम डेट ऑफ इंक्लूजन मान लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, शेयर्स इशूड इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर भी जिस डेट पर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल इशू होने थे उनकी ड्यू डेट जो होगी ना, ड्यू डेट को हम लोग डेट ऑफ इंक्लूजन मान लेंगे। इसके बाद में शेयर इशूड एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एन असेट अदर देन कैश। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि जिस भी डेट पे हम लोग असेट को रिकॉग्नाइज करते हैं ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसी डेट को हम लोग डेट ऑफ इंक्लूजन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, या आप लोग खुद ही चेक कर लेना, इसका मैं क्या चेक करवाऊँ आपको, कर लेना। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, फॉर शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी स्टेटमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज अंडर CBLODR रेगुलेशन 2015 विच अथॉरिटी ऑफ द कंपनी शुड रिव्यू दोज फाइलिंग्स। तो CBLODR रेगुलेशन में स्टॉक एक्सचेंज के पास में शेयर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट भेजनी होती है क्या? हाँ जी दोस्तों, भेजनी होती है। एक क्या, 2-3 स्टेटमेंट्स हमको भेजनी होती हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं दोस्तों, सुनो। नंबर 1 स्टेटमेंट इज द इंटीमेशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें क्या होता है कि नंबर 1, अगर हम अपनी सिक्योरिटीज़ का फॉर्म या फिर नेचर चेंज करते हैं, या फिर नंबर 2 कि जिस डेट पर हमें डेबेंचर्स या बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट पे करनी है, या फिर डेबेंचर या बॉन्ड्स खुद रीपेबल हो रहे हैं ना, तो उस डेट में अगर हमने कुछ भी चेंज किया हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों ही चेंजेस में हम लोग क्या करेंगे, जिस भी डेट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे ये चेंज से रिलेटेड प्रपोजल रखा जाएगा ना, उस डेट से 11 डेज़ पहले हमको ये प्रायर इंटीमेशन सेंड करनी होती है कि हम लोग ये करके चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो स्टेटमेंट हमको भेजना है वो हो गया ऑल्टरेशन ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट इज दी स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है कि नंबर 1, अगर हम लोग अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना चाह रहे हैं तो लिस्टिंग जिस भी डेट पर होगी ना, लिस्टिंग से कम 1 दिन पहले हमको सेबी के पास ये स्टेटमेंट भेजना होता है। नंबर 2, हमको क्या करना है, जो भी क्वार्टर एंड हो रहा है, हर क्वार्टर के एंड से 21 डेज़ के अंदर हमको ये स्टेटमेंट सेंड करना होता है। एंड इसके अलावा हम लोग कब इस स्टेटमेंट को सेंड करते हैं, अगर कभी भी हमारी कंपनी में कोई कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो रही है ना, एंड उस कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से 2% से ज़्यादा का चेंज हो रहा है शेयर कैपिटल में, तो ऐसे केस में कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के 10 दिन के अंदर हमको ये स्टेटमेंट भेजना है। ठीक है, मतलब अभी तक हमने क्या बोला, अभी तक हमने कहा 11 दिन पहले भेजो। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने बोला 11 दिन पहले भेजना। सेकंड स्टेटमेंट में अगर आप लिस्ट करवा रहे हो सिक्योरिटीज़ तो 1 दिन पहले भेजना स्टेटमेंट। ठीक है, क्वार्टर एंड होने के 21 डेज़
के अंदर अंदर भेज देना। एंड उसी तरीके से अगर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और 2% से ज़्यादा का चेंज हुआ है शेयर कैपिटल में, तो 10 दिन के अंदर अंदर हमको भेजना है कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की डेट से। 10 दिन पहले नहीं भेजना है, 10 दिन के अंदर अंदर भेजना है स्टेटमेंट। ओके, इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट जो हम भेजते हैं वो क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नंबर 1 कि जैसे अगर हमने अपने प्रोस्पेक्टस में सिक्योरिटीज़ हम क्यों इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ को इशू करके जो प्रोसीड्स हमको मिलेंगे, उन प्रोसीड्स को हम किन किन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, उस पर्पस में अगर हम कुछ वेरिएशन करते हैं तो वो डेविएशन या वेरिएशन हमको इस स्टेटमेंट में भेजना होता है क्वार्टरली बेसिस पर। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर हमने सपोज़ हमने शेयर्स को इशू किया था फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग एनी मशीनरी, या हमको क्या करना था, हमको कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करवानी थी। ठीक है, यानी कि हमारा पर्पस क्या था, यहाँ पे हमारा पर्पस था लॉन्ग टर्म असेट को क्रिएट करने का। ओके, बट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में उस प्रोसीड को यूज़ कर लिया, यानी हमने इस लॉन्ग टर्म यूज़ को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो अगर हम कभी भी कैटेगरी में कुछ चेंज कर रहे हैं, कैटेगरी में कोई वेरिएशन लेकर के आ रहे हैं, तो उसको भी हमको क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन में रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट हैं जो हमको स्टॉक एक्सचेंज के पास में फाइल करने होते हैं। नंबर 1 इज़ द इंटीमेशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, नंबर 2 इज़ द होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, एंड नंबर 3 इज स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन। ओके, इसके अलावा इन लोगों ने हमको क्या पूछा था कि कौन सी अथॉरिटी है कंपनी में, कंपनी के अंदर, जो कि इन फाइलिंग्स को रिव्यू करेगी। तो कौन सी अथॉरिटी हो जाती है दोस्तों, बट ऑब्वियस कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, सीएस का काम होता है इन सब फाइलिंग्स को चेक करने का, ये फाइलिंग हुई या नहीं हुई, करनी है या नहीं करनी है, ये सब कौन देखेगा, कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, इसके दोनों आंसर्स रीड कर लेना। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट रीड कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेना। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। दिस इज़ सी हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।